इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा कि अर्थ की जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो कैसे काम करती हैं और इन्हीं इंटरनल फोर्सेस की वजह से अर्थ में माउंटेन्स और वॉल्केनोज बनते हैं। लेकिन ये जो फीचर्स बने हैं ये हमेशा से एक जैसे नहीं रहते, इनमें भी चेंजेस होते रहते हैं, इनमें भी घिसाव होता है और ये चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा। एक्सटर्नल फोर्सेस वो फोर्स होती है जो कि अर्थ के बाहर से लगती है और इन्हीं के द्वारा वियर डाउन होता है, मतलब कि घिसाव होता है और कभी कभार इनसे कुछ नए फीचर्स भी बनते हैं जैसे कि केव्स, क्लिफ्स, रिवर डेल्टाज। तो सबसे पहले है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, इसी को हम वेदरिंग कहते हैं। इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, मतलब कि जो पत्थर टूटा है वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, वो वहीं पर ही रहेगा। इसमें सिर्फ ब्रेकिंग डाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक बिस्किट है, आपने उसको तोड़ा और वहीं पर छोड़ दिया तो हम इसको वेदरिंग कहेंगे। वेदरिंग 3 टाइप की होती है। पहली होती है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का मतलब होता है जब कोई बाहरी चीज़ के द्वारा जैसे कि टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, विंड्स, वाटर, इन सब चीज़ों के द्वारा कोई पत्थर टूट जाते हैं, उनको हम फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। दूसरा है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का मतलब होता है कि जब किसी भी सब्सटेंस में कोई चीज़ रिएक्ट करती है जैसे कि वाटर, एयर, एसिड, और इनके रिएक्शन के बाद कोई नई चीज़ बनकर आती है तो उसको हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोहा है। लोहे में अगर हम पानी डाल दें तो वो लोहा उस पानी के साथ रिएक्ट करेगा और एक नया सब्सटेंस बनाएगा जिसको हम जंग कहते हैं और धीरे धीरे वो लोहा गलने लग जाएगा और गायब हो जाएगा, तो इसको हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब है जब लिविंग बीइंग के द्वारा कोई किसी पत्थर में टूट फूट होती है उसको हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं, जैसे कि प्लांट्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जैसे कि किसी पत्थर के बीच में से अगर प्लांट निकलने लग जाए और वो पत्थर टूट जाए तो इसको हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। या फिर जब माउस या फिर रैबिट बिल बनाने के लिए किसी पत्थर को खोदते हैं तो उसको भी हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कह सकते हैं। इसके बाद दूसरा टर्म है एरोजन। एरोजन का सिंपल मतलब ये होता है कि वेदरिंग के टाइम पर जो भी टूट फूट हुई है, जब वो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो इसको हम एरोजन कहते हैं। और ये एरोजन अपने आप तो होगा नहीं, ये करते हैं वाटर, विंड, आइस, वेव्स, इन सब की वजह से जो भी पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो वेदरिंग में कोई भी मूवमेंट नहीं होती और एरोजन में मूवमेंट होती है। यहाँ पर डिपोजिशन भी लिखा हुआ है। डिपोजिशन का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ कहीं पर जाकर जमा हो जाना, उसको डिपोजिशन कहते हैं। तो एरोजन के द्वारा जो भी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह गई है वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगी, तो इसीलिए एरोजन के साथ डिपोजिशन भी होता है। तो जो एरोजन वाटर के द्वारा होता है उसको वाटर एरोजन कहते हैं, जो विंड्स के द्वारा होता है उसको विंड एरोजन कहते हैं, जो ग्लेशियर करते हैं उनको ग्लेशियल एरोजन कहते हैं, और जो वेव्स के या करंट्स के थ्रू होता है उसको हम कोस्टल एरोजन कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एरोजन कैन बोथ क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय फीचर। एरोजन फीचर्स को डिस्ट्रॉय भी करते हैं और क्रिएट भी करते हैं, मतलब डिपोजिशन भी होता है और एरोजन भी होता है। तो एरोजन की वजह से ह्यूमन की लाइफ कई तरीकों से अफेक्ट होती है। जैसे कि अगर एरोजन की वजह से जो ज़मीन है उसकी टॉप सॉइल जो होती है, मतलब जो उसकी पहली लेयर होती है, अगर वो हट जाए, जो कि बहुत उपजाऊ होती है, तो इससे क्या होगा कि जो फार्मर है उनकी जो खेती कम होगी और उससे उनकी इनकम भी कम होगी। तो इस तरीके से फार्मर्स को अफेक्ट करते हैं। जो लोग नदियों और समुद्र तट के आसपास में रहते हैं, अगर एरोजन की वजह से उनकी लैंड, उनके घर, ज़मीन, सब चीज़ बह जाए तो इससे भी इनकी लाइफ और प्रॉपर्टी में अफेक्ट पड़ता है। जब कंस्ट्रक्शन होते हैं या फिर माइनिंग, खुदाई होती है, तो इससे भी जो लैंड है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है और उससे भी गिरने का खतरा होता है, और इन्हीं की वजह से टूरिज्म और फिशिंग सेक्टर में भी असर पड़ता है। तो एरोजन सिर्फ हमारी अर्थ को ही शेप नहीं देते बल्कि जो ह्यूमन लाइफ है और उनकी कमाई है उनको भी अफेक्ट करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए लोग अपने लिए कुछ टेक्निक्स ढूंढते हैं। तो इसी तरीके से हमने देखा है कि जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन थी, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसमें किन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता था ताकि जो हमारी सॉइल है और वाटर है इसको बचाया जा सके। तो इसमें कॉन्टोरिंग, बंडिंग, टेरेसिंग, डैम्स, कैनाल्स, ये सब बनाए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, पहाड़ों में खेती करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है कॉन्टोरिंग और एक होता है टेरेसिंग। टेरेस फार्मिंग में हम क्या करते हैं, जो पहाड़ है उनको काट देते हैं और इस तरीके की एक शेप बना देते हैं जिससे कि एक फ्लैट एरिया बन जाता है और यहाँ पर सॉइल और वाटर को बचाना काफी ज्यादा इजी होता है। दूसरा तरीका होता है कॉन्टोरिंग का। कॉन्टोरिंग में ऐसे टेरेस नहीं बनाए जाते बल्कि जो ढलान है उसी के अकॉर्डिंग ही खेती की जाती है। तो ये होता है कॉन्टोरिंग और टेरेसिंग। अब इसमें एक और चीज़ आती है, एक है ट्रेंचेस और दूसरा है एम्बैंकमेंट। ट्रेंचेस का मतलब होता है जब हम ज़मीन में से मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं और ये ऐसे गड्ढे जैसा बन जाता है तो इसको हम ट्रेंचेस कहते हैं। ये ट्रेंचेस इस तरीके से होते हैं।
और दूसरा होता है एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट में हम गड्ढा नहीं करते, बल्कि जो हमारी ज़मीन है उसी में हम कुछ एक्स्ट्रा मिट्टी डालते हैं या फिर पत्थर लगाते हैं, ताकि जो चीज़ें हैं वो सेपरेट रहे या फिर जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके। तो इस तरीके से एम्बैंकमेंट किया जाता है। तो जब कॉन्टोरिंग फार्मिंग में ट्रेंचेस बनाए जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कॉन्टोर ट्रेंच। इसमें इस तरीके से ट्रेंचेस बनाए जाते हैं जिसमें कि इनके बीच में पानी रुक जाता है। और दूसरा होता है जब हम इसी कॉन्टोरिंग में एम्बैंकमेंट कर देते हैं, मतलब कि एक मिट्टी जैसा पहाड़ जैसा कुछ बना देते हैं, तो तब हम इसको बंडिंग कहते हैं। तो इस तरीके से ट्रेंचेस बनाए जाते हैं और पानी यहाँ पर स्टोर हो जाता है, और यहाँ पर ऐसे एम्बैंकमेंट बना दिए हैं और इसको हम बंडिंग कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जब कॉन्टोरिंग में ट्रेंचेस बनाए जाते हैं तो इसको हम सीसीटी कहते हैं, और जब कॉन्टोरिंग में एम्बैंकमेंट किया जाता है तब हम इसको बंडिंग कहते हैं। और इस तरीके से डैम्स बनाए जाते थे। ऐसे नहीं, ये तो आजकल के डैम्स हैं, पहले मिट्टी से या पत्थर से बनाए जाते होंगे। डैम्स का एक मेन काम ये था कि पानी को रोकना, और ये जो रुका हुआ पानी है इनको कैनाल्स के थ्रू, मतलब छोटी छोटी नालियों के थ्रू खेतों तक पहुंचाना। तो नागालैंड में भी एक इसी तरीके की फार्मिंग होती है जिसको हम जाबो फार्मिंग कहते हैं। इस फार्मिंग में जो पानी है उसको हार्वेस्ट किया जाता था या फिर ऐसे चेक डैम्स बना दिए जाते थे, फिर इन्हीं पानी को खेतों में ले जाया जाता था सींचने के लिए, और इस तरीके से बंडिंग की जाती थी। अर्थन बंडिंग मतलब कि ऐसे मिट्टी लगाकर इस तरीके से बंडिंग कर देना, ठीक है। तो ये है नागालैंड का जाबो फार्मिंग। यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कॉन्टिन्यूअस कॉन्टोर ट्रेंच की। इसमें क्या होता है, जो कॉन्टोर लाइन है वहाँ पर ट्रेंचेस बना दिए जाते हैं जिससे कि जो रेन वाटर होता है वो स्लो हो जाता है, वहीं पर रुक जाता है, और जो वो वाटर होता है ज़मीन के नीचे चला जाता है, जिससे कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी बढ़ता है। दूसरा है बंडिंग, जिसमें कि एम्बैंकमेंट बना दिए जाते हैं कॉन्टोर लाइन्स में, और इसका भी काम वही है कि रेन वाटर को बचाना और जो एरोजन है उसको रोकना। और तीसरा है टेरेसिंग। टेरेसिंग में भी स्टेप्स बना दिए जाते हैं सॉइल एरोजन को रोकने के लिए। तो इन सब का सिर्फ एक ही काम है, सॉइल एरोजन को रोकना, वाटर को हार्वेस्ट करना। तो इन सब टेक्निक्स के बारे में हमारी जो पुरानी टेक्स्ट हैं उनमें भी लिखा गया है, जैसे कि वेदास में, कृषि पाराशर में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, या फिर वृक्ष आयुर्वेद में। और अर्थशास्त्र में और ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है कि किस तरीके से लैंड को असेस करना चाहिए, देखना चाहिए, उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को नापना चाहिए, और किस तरीके की फसल वहाँ पर लगानी चाहिए जिससे कि और ज़्यादा इनकम हो सके। और ये है नागालैंड का जाबो सिस्टम, हमने पढ़ा हुआ है। इसमें बंड्स बना दिए जाते हैं और चेक डैम्स बना दिए जाते हैं ताकि सॉइल एरोजन को रोका जा सके और जो वाटर है उसको भी हार्वेस्ट किया जा सके। तो अब देखते हैं एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, मतलब कि जिनके द्वारा एरोजन होता है उनको हम एजेंट ऑफ ग्रेडेशन कहते हैं। ग्रेडेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें कि एरोजन होता है और दूसरी जगह जाकर वो डिपॉजिट होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम ग्रेडेशन कहते हैं। तो इसमें टूट फूट होती है, ट्रांसपोर्ट होता है और डिपॉजिट होता है। इसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो एक लेवल बना देती है, मतलब कि एक प्लेन एरिया बनता है। तो इसके मेन एजेंट्स कौन कौन है? रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड्स, वेव्स, ग्राउंड वाटर। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जो इंडिया के लैंडफॉर्म है किस तरीके से इन्होंने हमारी हिस्ट्री को शेप दिया है और ह्यूमन की लाइफ को फायदा पहुंचाया है। ये जो रिवर और फर्टाइल प्लेन होते हैं इनके आसपास हमें ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि जो रिवर्स हैं इनके आसपास की जो ज़मीन होती है ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, यहाँ पर अच्छी खेती होती है। इसलिए जो अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन था जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं वो भी हमें इन्हीं रिवर्स के आसपास देखने को मिली है। ये जो माउंटेन्स हैं इन्होंने भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। यहाँ इधर साइड से हमें इन्वेजन कम देखने को मिला है, मतलब इधर साइड से कम आक्रमण होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग इधर से उधर जा नहीं सकते थे। यहाँ पे कुछ पासेस होते हैं, मतलब कि पहाड़ों के बीच में से आने जाने का रास्ता जहाँ से लोग इधर उधर आते जाते थे और कल्चरल एक्सचेंजेस होते थे। तीसरा है डेजर्ट। डेजर्ट सुनने से हमें लगता है कि यहाँ पर हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हमें डेजर्ट ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है। इसी रास्ते से जो हमारे ट्रेड रूट्स हैं ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुए हैं। जैसे कि एक सिल्क रूट हुआ करता था जो कि इधर से होकर ही जाता था। एक है कोस्ट एंड हार्बर्स। कोस्ट मतलब होते हैं ये वाले जो समुद्र के तट के किनारे होते हैं, यहाँ से भी कई ज़्यादा ट्रेड्स हुआ करते थे और लोग ट्रैवल भी किया करते थे। तो इस तरीके से जो सारे फिजिकल फीचर्स हैं हमें हेल्प करते थे। तो बढ़ते हैं अपने पहले एजेंट की तरफ जो कि है रनिंग वाटर, या फिर हम इसको रिवर्स भी कह सकते हैं। तो ये जो रिवर्स है इससे एरोजन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है और डिपोजिशन भी होता है। तो ये जो रिवर्स है ये इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है अपर कोर्स, दूसरा है मिडल कोर्स और तीसरा है लोअर कोर्स। अपर कोर्स का मतलब है जब नदियां पहाड़ों में होती हैं, तो जब नदी ऊपर की साइड से आ रही होती है तब ये वी शेप्ड वैलीज बनाती हैं, वाटरफॉल्स बनाती हैं और रैपिड्स बनाती हैं। इसके बाद नदी मिडिल कोर्स वाले एरिया में आती है, मतलब कि कम ढलान वाले एरिया में आती है, और यहाँ पर ये मिएंडर, ऑक्सबो लेक और फ्लड प्लेन बनाती है, और इस एरिया में एरोजन और डिपोजिशन दोनों होते हैं। और लास्ट में नदी आती है लोअर कोर्स पर, यहाँ पर डेल्टाज, लेवीज और एल्यूवियल फैंस बनते हैं। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा डिपोजिशन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं वाटरफॉल जो कि अपर कोर्स में बनते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरोजन होता है।
तो वाटरफॉल का मतलब होता है झरना। जब नदी खड़ी ढलान से नीचे की तरफ बहती है तब हम उसको वाटरफॉल कह देते हैं। वाटरफॉल कैसे बनता है? जब नदी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है तो जो हार्ड रॉक होती है, जो मजबूत पत्थर होता है, उसमें तो एरोजन हो नहीं सकता। तो जो पत्थर सॉफ्ट होता है, सॉफ्टर रॉक में एरोजन होने लगता है और वो पीछे की तरफ को खिसक जाता है। और पीछे की तरफ खिसकने की वजह से अब जो पानी है वो डायरेक्ट ही नीचे की तरफ गिरने लगता है। जैसे कि पिक्चर में समझाया गया है कि ये वाली जो रॉक है ये हार्ड है, इसमें एरोजन नहीं होगा, लेकिन ये जो नीचे वाली रॉक है ये सॉफ्ट है। तो जब पानी यहाँ से गिरेगा तो ये सॉफ्ट रॉक निकलने लगेगी और ऐसे गड्ढे बन जाएगा। तो अब जो पानी है वो डायरेक्ट ही यहाँ से नीचे की तरफ फ्लो करेगा और यही बनाएगा हमारा वाटरफॉल। तो ये जो वाटरफॉल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे टूरिज्म भी बढ़ता है और इकोनॉमी को एक बूस्ट भी मिलता है। इनसे बिजली भी बनाई जाती है, जैसे कि इस पिक्चर में देखो। तो वाटरफॉल के साइड से इस तरीके से कैनाल बनाई जाती है जो कि एक टरबाइन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही पानी इस टरबाइन से टकराता है ये टरबाइन गोल गोल घूमने लगता है और इसी तरीके से बिजली बनती है और आगे सप्लाई की जाती है। इसके अलावा वाटरफॉल ट्रैकिंग और फोटोग्राफी में भी हेल्प करते हैं और कहीं कहीं इनको कल्चर और रिलीजन से जोड़कर भी देखा जाता है। वाटरफॉल के अलावा नदी मियांडर भी बनाती है। ये बनते हैं मिडल कोर्स में और इनकी वजह से एरोजन और डिपोजिशन दोनों होता है। मियांडर का मतलब होता है जब नदी इस तरीके से घूमती है और एक लूप बनाती है, कर्व बनाती है, इसी को हम मियांडर कहते हैं। तो ये बनते कैसे हैं? जो नदी का ये आउटर वाला एरिया होता है, इधर साइड से यहाँ से एरोजन होता है, मतलब यहाँ से जो मिट्टी है वो कटने लगती है। और जो नदी का अंदर वाला एरिया होता है यहाँ पर डिपोजिशन होता है, मतलब जो यहाँ मिट्टी होती है वो इधर साइड से जमा होने लगती है और इसी तरीके से बड़े बड़े कर्व बनते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये जो एरिया है ये पतला होने लगता है और फिर ये जो नदी है इस तरीके से जुड़ जाती है और आगे की ओर बहती है। और जो नदी का ये वाला हिस्सा है ये अलग हो जाता है, जैसे कि ये वाला हिस्सा अलग हो गया है और इसी को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? जो इसका आउटर वाला एरिया होता है वहाँ पे एरोजन होता है और जिसका अंदर वाला बैंक होता है वहाँ पर डिपोजिशन होता है। इसी वजह से जो बड़े बड़े लूप्स बनते हैं। ये जो मियांडर्स होते हैं ये भी ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसी एरिया में जो फर्टाइल सॉइल होती है, जो उपजाऊ मिट्टी, वो यहाँ पर आकर जमा होती है और यही उपजाऊ मिट्टी हमारी खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसीलिए इसके आसपास बहुत ज़्यादा सेटलमेंट हमको देखने को मिलती है, क्योंकि एक तो यहाँ खेती अच्छी हो रही है, यहाँ पर पानी भी मिलेगा, तो ये इसी के आसपास जो गाँव कस्बे बनने लगते हैं। इसके अलावा रिवर्स हमें नेविगेशन में भी हेल्प करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में। इरिगेशन में भी हेल्प होती है, मतलब कि खेतों में पानी डालने के लिए, और इससे टूरिज्म भी बढ़ता है। तो तमिलनाडु में एक डैम है जिसे ग्रैंड एनीकट या कल्लनई डैम कहा जाता है और इसी डैम से इरिगेशन भी होता है। इसके बाद है डेल्टाज। डेल्टा बनते हैं लोअर कोर्स में और यहाँ पर कोई एरोजन नहीं होता, सिर्फ डिपोजिशन होता है। तो जब नदियाँ समुद्रों से या महासागरों से मिलने वाली होती हैं तो उससे ठीक पहले वो अपने लाए गए जो भी सारे सेडिमेंट्स होते हैं वहाँ पर डिपॉजिट कर देती है और उसी एरिया में बनते हैं डेल्टा। जहाँ नदी अपना पानी महासागरों में डालती है उस एरिया को माउथ ऑफ अ रिवर कहा जाता है और यहीं पर डेल्टा बनते हैं। ये ऐसे ट्राइंगल की तरह होते हैं या फिर एक फैन शेप की तरह होते हैं, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में देखो, ये जो पूरा एरिया है इसको हम डेल्टा कहेंगे। इनकी शेप ऐसे ट्रायंगल की तरह होती है, जैसे आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, ये ऐसे ट्रायंगल की तरह बने हुए हैं। तो जब नदी ऐसे आती है ना तो ये ऐसे अलग अलग हिस्सों में ऐसे टूट जाती है, तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। और ये जो एक एक ऐसा शेप बना है इसको हम आइलैंड्स कहते हैं। तो ये जो डेल्टा है ये भी बहुत ही उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महीन मिट्टी होती है जो कि खेती के लिए अच्छी होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइस और जूट की खेती होती है। ये फिशिंग में भी हेल्प करते हैं, यहाँ पे ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन भी होता है और कई डेल्टा में तो लोग रहते भी हैं। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना होती है। ये जो पिक्चर दी गई है ये सुंदरबन डेल्टा की है। सुंदरबन डेल्टा बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ये बनता है बांग्लादेश में। इसका नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम के पेड़ होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पर कौन सा जानवर पाया जाता है। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।